10th का मैथमेटिक्स है, इसमें तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो पार्ट 6 से पहले तुम लोगों को साबित करके दिखलाए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ध्यान से देखो, मान लो कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी का किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं। तो बिंदु ए का x नियामक x1 मान लो, y नियामक y1 मान लो। देखो इस हिसाब मतलब इस चैप्टर में एक ही हिसाब में कई बिंदुओं का प्रयोग करना होगा। जैसे मान करके चलो ये कोई सरल रेखा है, एक बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, इस तरह अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो एक बिंदु के दो नियामक होते हैं, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक। तो मानेंगे a का x नियामक x1, तो y नियामक y1। ये दूसरा बिंदु है b, तो इसका x नियामक x2, y नियामक y2। ये तीसरा बिंदु है c, तो तीसरा है तो x नियामक x3, y नियामक y3। चौथा बिंदु में इसी तरह x नियामक x4, y नियामक y4। तो समझ रहे हैं ना, पांचवा, छठा, सातवां बिंदु का x नियामक y नियामक कैसे लिखेंगे। तो इसको ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरी बात, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, तो इसको साबित करके दिखा दिए थे पिछले पार्ट में। अगर दो बिंदु A और B है तो मान लेंगे A का x नियामक x1, y नियामक y1। तो दूसरे बिंदु का x नियामक x2, y नियामक y2 होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे साबित करेंगे ये बतला दिए हैं। मान लो अगर ये तत्काल भुला रहा है तो फार्मूला याद रखना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग दूरी सूत्र के द्वारा जानते हैं। मान लो a और b के बीच की दूरी हो गया ये AB, तो ये दूरी कितनी होगी, तो a से b तक की दूरी को AB लिखेंगे। AB बराबर क्या होगा, अगर कल्पना करो यहाँ a के बदला p दे, b के बदला q दे, तो p और q के बीच की दूरी को PQ लिखेंगे। नाम जो रखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ही होता है जिसे दूरी सूत्र कहते हैं। ये होता है रूट अंडर, याद रखना, बेहद आसान है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा पूरी रूट में, कोई दम नहीं है फार्मूला में, याद रह जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखो अब x1 का मान दिया रहेगा, y1 का मान दिया रहेगा। तो मान बैठा देंगे, दो बिंदुओं का ये दोनों नियामक दिया रहेगा, और तब कहेगा दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालिए। तो निकालना आसान है। एक उदाहरण देख ही लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग फार्मूला से कैसे निकालेंगे। तो बिंदु A का x नियामक कुछ तो होगा ना संख्या में, तो मान लेते हैं इसका x नियामक 2, इसका 3 है। इसका मान लेते हैं बिंदु B का x नियामक -3 और ये y नियामक 4 है। तो A से B तक की दूरी फार्मूला ये होगा, रूट अंडर x1 का कितना मान है, तो x1 बराबर 2 है ना जी। तो 2 माइनस x2, ये हुआ x1, ये हुआ x2। देखो पहला बिंदु का x1, दूसरा बिंदु का x2, तो x1 माइनस x2, x2 का मान -3 है। तो -3 कोष्ठ में इसका स्क्वायर होगा इतना, प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 4,
तो 3 - 4 का होल स्क्वायर रूट ये 2 हुआ माइनस माइनस प्लस होगा इतना प्लस 3 में से -4 गया तो -1 का होल स्क्वायर होगा 3 - 4 तो -1 होगा। फिर इसको हल करेंगे तो रूट 2 और 3 5 का होल स्क्वायर होगा 2 3 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस तो +1 हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये हो गया 5 × 25 = 26 रूट 26 यानी दोनों के बीच की दूरी रूट 26 तोड़ेंगे तो 5 दशमलव कुछ आएगा। अगर सेंटीमीटर में ये लिया रहेगा तो इतना सेंटीमीटर। तो फार्मूला के अनुसार खाली मान को बैठाना है, इसमें ब्रेन का उपयोग नहीं है। तो कहीं कहीं ब्रेन का भी उपयोग है इस चैप्टर में। तो हल्का चैप्टर है, वैसे चैप्टर हल्का होता नहीं है, बनाया जाता है। क्वेश्चन के अनुसार क्या बिंदु, देखो दिया हुआ बिंदु का नाम नहीं है तो सिर्फ नियामक लिख देने से बिंदु का बोध होता है, बिंदु का ज्ञान होता है। अगर कहीं पर लिखा y कोष्ठ में 3 2 इसका अर्थ है ये एक बिंदु है, कुछ भी नाम रख दो के एक ऐसा बिंदु है जिसका x नियामक 3 y नियामक 2। तो प्रश्न में दिया है क्या बिंदु, तो बिंदु का नाम नहीं दिया है, नाम अपने से रखेंगे 3 2 एक बिंदु है जो जिसका x नियामक 3 y नियामक 2 है। तो बिंदु का नाम रख दो ए, कोई बिंदु ए है जिसका x नियामक 3 y नियामक 2। क्या बिंदु 3 2 -2 -3 दूसरा बिंदु कहीं पर है, मान लो B, इसका x नियामक है तुमको -2 और -3 y नियामक। फिर है क्या बिंदु इतना इतना और इतना, ये तीसरा बिंदु है। तो मान लेते हैं ये तीसरा बिंदु यहाँ पर है C, इसका x नियामक 2 y नियामक 3। अब ये दिया है क्या बिंदु, 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु का नियामक दिया हुआ है, इसका अर्थ 3 बिंदु दिया हुआ है। तो ये बिंदु त्रिभुज बनाता है, तो तुम लोग को एक नज़र में रहेगा क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि बिंदु A को B से मिला दो, B को C से मिला दो, A को फिर C से मिला दो, ये तो एक त्रिभुज बना रहा है, ऐसा लग रहा है ना ऐसी बात। तो एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, 3 बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण कब करेगा। जैसे 3 बिंदु एक त्रिभुज बनने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता है, 3 बिंदु चाहिए। कोई भी त्रिभुज बनाओगे तो 3 शीर्ष होगा न जी, 3 बिंदु होगा। तो मान लो हाँ, एक त्रिभुज को बनने के लिए जैसे एक सरल रेखा को गुजरने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत। कोई भी हम लोग एक बिंदु लेते हैं, ये हम बेस में पढ़ा दिए, बिंदु ए है तो एक सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा, तीसरी सरल रेखा, चौथी, 5वीं, इस तरह खींचते चले जाओ, अनंत सरल रेखाएं गुजर सकती है एक बिंदु से। तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो अनंत। इसके बाद आओ कहीं पर 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु M और बिंदु N। अब इस पर क्वेश्चन है, 2 बिंदु से, एक नहीं 2 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं, एक और केवल एक।
गुजार करके देखो ना, एम को एन से मिलाओगे तो एक के अलावा दूसरी सरल रेखा जाएगी ही नहीं। सरल रेखा हम बोल रहे हैं, वक्र रेखा नहीं। वक्र रेखा तो अनंत गुजर सकती है दो बिंदुओं से। दो बिंदु ले लो, ऐसे मिलाओ, वक्र रेखा हुआ। अब मिलाते रहो जीवन भर, है ना बात। तो क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से अगर ये रहे कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो रेखा यहाँ क्लियर नहीं है, वक्र रेखा की सरल रेखा, तब आंसर होगा अनंत। फिर क्वेश्चन को सुनो, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो एम और एन बिंदु है, तो दो बिंदुओं से रेखा डिफाइंड नहीं है, जो सरल रेखा की वक्र रेखा। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत। यहीं पर बात को थोड़ा बदल दी जाए, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। एक और केवल एक बोलो, गणित की भाषा में बोल। पढ़ती है गणित तो गणित जैसा बात कर। जैसे किसी को एक भाई है, भाई में कोई अकेले है और दूसरा भाई होने की संभावना है ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे एक और केवल एक भाई है। हमारी पृथ्वी को एक और केवल एक सूरज से रोशनी मिलती है न जी। तो दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखा गुजर सकती है, तो आंसर होगा एक और केवल एक। सिर्फ दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरेगी, तो आंसर होगा अनंत। रेखाएं में मतलब वक्र रेखा भी आ गया, सरल रेखा भी। तो इसी तरह यहाँ पर त्रिभुज बनने के लिए कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन सुनो, किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो तो इसके लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो चलो तुम लोगों की बात सही है, तो तीन बिंदु से एक त्रिभुज गुजरना चाहिए ना। नहीं तो तुम लोग के अनुसार ही हम चल रहे हैं। तुम लोगों का आंसर है एक त्रिभुज बनने के लिए तीन बिंदु चाहिए, तो बात सही है। चलो ये सरल रेखा ए बी है, इस पर पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। अब बना लो त्रिभुज। नहीं ना बनेगा तो ये क्वेश्चन तो बाद में होगा। अब एक नया क्वेश्चन जानो इसको समझने के लिए। इस क्वेश्चन को समझो तो लोग, एक त्रिभुज के निर्माण के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसमें सीधे तीन बिंदु कहोगे तो 100% क्वेश्चन आंसर गलत होगा। एक त्रिभुज के निर्माण के लिए तुमको तीन असंरेखी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिंदु भी होते हैं दो प्रकार के, एक होता है संरेखी बिंदु, एक होता है असंरेखी बिंदु। तुम लोग को संभवतः हम बतलाए ही हैं। मान लो जैसे ये एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है। इस ए बी सरल रेखा पर कितना बिंदु है, तो अनंत बिंदु स्थित है न जी। कहीं पर अगर हम लोग अलग से लिखते हैं, इस सरल रेखा से ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, यानी इस सरल रेखा छोड़ करके चारों ओर कहीं एक बिंदु लिया जा सकता है। यही नहीं जरूरी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी लेंगे तो ये बतलाओ, ये बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, तो तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो इन बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। एक होता है संरेखी बिंदु,
ध्यान से सुनो, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेखी बिंदु कहेंगे। 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक बिंदु। तो जैसे ए बी सरल रेखा, ये ए बी एक सरल रेखा है जिस पर अनंत बिंदु स्थित है। सब बिंदु का अगर नाम रखे तो चलो डी ई एफ जी। अब ध्यान से देखो तो ए बी एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु है ना, और सभी बिंदुओं से एक ही सरल रेखा गुजरती है। जैसे पहले संरेखी बिंदु का परिभाषा सुनो। संरेखी बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं। यहाँ पर बिंदु ए बी ई एफ जी बी ऐसा बिंदु है जो एक ही सरल रेखा ए बी पर स्थित है, इसीलिए इस सरल रेखा पर स्थित तमाम बिंदु को संरेखी बिंदु कहा जाएगा। अगर हम लोग ये कहें ये बिंदु सी इस सरल रेखा पर स्थित है, आंसर है नहीं स्थित है, इस सरल रेखा के ऊपर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सरल रेखा है ए बी, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन किया जाए क्या बिंदु ए बी एवं सी एक सरल रेखा पर स्थित है, ये बोलो तो ऐसे है बिंदु ए बी सी एक सरल रेखा पर स्थित है नहीं है, क्योंकि 2 बिंदु से हम लोग एक और केवल एक सरल रेखा खींचेंगे। यहाँ पर 3 बिंदु है तो एक सरल रेखा हो जाएगा। तुमको ए को बी को मिला दो ए बी, दूसरा सी बी को मिलाओ तो दूसरा सरल रेखा, ये तीसरी सरल रेखा। इसका अर्थ हुआ किसी भी मतलब 3 बिंदु से तो त्रिभुज खींचा जा सकता है, लेकिन कब? जब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं हो। वास्तव में ए और बी कैसा बिंदु है तो ए भी सरल रेखा पर स्थित है, लेकिन ए और सी कैसा बिंदु है तो ए सी सरल रेखा पर स्थित है। काश बिंदु सी अगर ए बी पर स्थित होता तो हम लोग कहते जो ए सी बी एक ही सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए वे संरेखी बिंदु है। 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो उन बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहेंगे। तो इसका अर्थ है, इस दोनों का परिभाषा में लिखा देते हैं, बात को समझ गया ना। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो ऐसे बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहेंगे। जैसे चित्र में बिंदु ए बी सी एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, फिर हम लोग ऐसे चित्र खींचेंगे ए बी सी, तो बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी एक ही सरल रेखा पर है, तो ये संरेखी बिंदु का उदाहरण हुआ। ये बिंदु ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ बिंदु ए बी सी असंरेखी बिंदु का उदाहरण हुआ। ठीक है, मान लो 4 बिंदु लेते हैं, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु डी। बोलो ये चारों बिंदु संरेखी बिंदु है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये चारों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इसीलिए चारों बिंदु को संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे। तब सवाल पैदा होता है हमें त्रिभुज खींचने के लिए तो 3 बिंदु चाहिए, लेकिन कैसा बिंदु चाहिए? जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, अर्थात असंरेखी बिंदु हो। तो इसका क्या आंसर होगा? एक त्रिभुज के निर्माण के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? बोल। 3 असंरेखी बिंदुओं की आवश्यकता होगी। शुद्ध आंसर ये हुआ। समझा इसका आंसर?
चलो देखो तो लोग, इसमें टॉपिक ही चेंज हो गया, जिसकी आवश्यकता थी इस तरह के हिसाब को समझने के लिए जो उदाहरण में था। तो ये बतला दिए एक त्रिभुज के निर्माण के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो एक त्रिभुज के निर्माण के लिए 3 असंरेखी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो संरेखी असंरेखी के बारे में बतला दिए। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। तो एक ही सरल रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। या 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है तो बिंदुओं के ऐसे समूह को संरेखी रेखा का बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर देखो तो बिंदु ए बी सी डी एक कतार में है, एक लाइन में है। तो ए को सीधे हम लोग डी से अगर मिलाते हैं तो ए डी एक सरल रेखा बनता है, जो सरल रेखा बिंदु बी एवं बिंदु सी से गुजरता है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु से जब एक सरल रेखा गुजरे तो बिंदुओं के ऐसे समूह को संरेखी बिंदु कहेंगे। याद रह जाएगा। यहाँ इस चित्र को ऐसे भी ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे घुमाओ, सब सरल रेखा एडी सरल रेखा कहलाएगा नहीं जी। तो एडी सरल रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे तमाम बिंदु कहलाएंगे संरेखी बिंदु। समझ गया? ये असंरेखित बिंदु भी तुम लोग को बतला दिए हैं। देख लो, 2 परिभाषा, दोनों का अर्थ एक ही है। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदुओं के समूह को असंरेखी बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखो बिंदु ए बी सी, देखो यहाँ नहीं छूट गया है, एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। इस पंक्ति को पुनः देखो, ये नहीं छूट गया था। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो ऐसे बिंदुओं को समूह को असंरेखी बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं है, नहीं ना है। बिंदु ए और सी ऐसी सरल रेखा पर स्थित है। बिंदु बी और सी बीसी पर, ए और बी ए बी पर, यानी तीनों बिंदु के बारे में कहा जाए तो हर एक बिंदु 2 सरल रेखा पर स्थित है। बिंदु ए सी पर भी स्थित है, बिंदु ए बी पर भी स्थित है। सेम कंडीशन दोनों का है। निष्कर्ष ये ए बी सी एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ये तीनों बिंदु असंरेखी बिंदु है। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब एक और केवल एक ही सरल रेखा गुजरती है तो इस तरह के बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब केवल एक और एक सरल रेखा नहीं गुजरती है। इसका अर्थ तो लोग समझ गया ना। इसका अर्थ देखो, कुछ हल्का संशोधन कर दिया है। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से, यानी 3 ठो बिंदु लो, ये P Q R 3 बिंदु है। तो परिभाषा के अनुसार 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा से अधिक सरल रेखा गुजरे तो इस तरह के बिंदुओं को असंरेखी बिंदु कहते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु है, तो एक से अधिक सरल रेखा जब तीनों बिंदु से गुजरे तो समझ जाओ असंरेखी बिंदु है। तो अगर हम लोग P और Q का उदाहरण लेते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बन गया PQ रेखा। P को R से मिलाएंगे तो देखो एक से अधिक हो गया, ये हो गया PR रेखा। Q को R से मिलाएंगे तो ये बन गया QR रेखा। बात को समझ रहे हो? तो ये 3 बिंदु किस तरह के बिंदु है जिससे एक से अधिक सरल रेखाएं गुजर रही है। बिंदु Q से QR रेखा और QP रेखा गुजर रही है,
बिंदु P से PQ रेखा और PR रेखा गुजर रही है। इसी तरह बिंदु R से RQ एवं RP रेखा गुजर रही है, यानी एक से अधिक रेखा गुजर रही है, इसलिए इस तरह के बिंदु असंरेखी बिंदु कहलाएंगे। समझा? इससे आगे टॉपिक है, 3 असंरेखी बिंदुओं से ही एक त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर 3 बिंदु संरेखी बिंदु है तो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये अगले वाला पार्ट सब में है, तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही रहने दो। अगला पार्ट होगा पार्ट 6A, जिसमें पहला उदाहरण होगा।